क्या प्रॉब्लम है। 12 के सी में तुमने इस तरह की प्रॉब्लम की है कि नहीं, कि सर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि H1 एग्जॉस्टिव ये सब ठीक है, H1 H2 H3 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन अगर इवेंट E का किसी के साथ इंटरसेक्शन ही ना हो तो, यार ये नो साउंड बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इफ इवेंट E डू नॉट इंटरसेक्ट विद किसी भी एक के साथ, कि सर इवेंट E इज लाइक दिस, तो अगर मैं H4 फील कर पा रहे हो कि सर इवेंट E का इंटरसेक्शन H4 से है ही नहीं, तो उस केस में तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट 1 है HI गिवन E मतलब H4 गिवन E, वो तो जीरो हो जाएगा। H4 इंटरसेक्शन E अपॉन E, तो H4 इंटरसेक्शन E तो जीरो है। और वही तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है, मानते हो वो भी जीरो हो गया, क्योंकि E गिवन H4, E गिवन H4 भी तो जीरो हुआ, E इंटरसेक्शन H4 अपॉन H4। तो मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो कि सर उस केस में आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग, दोनों इक्वल आ गए। आइडिया क्लियर? बढ़िया भाई हर्षद, ठीक है। अरे नहीं, 12 का ए पार्ट बच्चों टाइप है ना, कि सर वो सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एवरी कपल टुगेदर, यार ये तो ओरल बता दूं, तो इसमें फेवरेबल क्या चाहिए? इंडियन मेन एडजेसेंट, और गिवन है अमेरिकन मैन इज एडजेसेंट टू हिज वाइफ। तो पहले गिवन इवेंट लिखवा दो, तो 4 अमेरिकन एंड 1 इंडियन, तो अमेरिकन हस्बैंड वाइफ को 1 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट अपॉन टर्म लिख रहा हूं, तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट एंड 1 इंडियन हस्बैंड वाइफ, तो मानते हो टोटल 6 ऑब्जेक्ट। तो तुम जानते होगे ना कि सर सर्कुलर अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल, लेकिन फिर आपस में हस्बैंड वाइफ का इंटरचेंज नहीं करोगे, 2 फैक्टोरियल की पावर 4। अब जो न्यूमरेटर है उसमें तो अमेरिकन मैन ऑल्सो एडजेसेंट टू हिज वाइफ, तो अब तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट, अब तो मैं इंडियन मैन वुमेन को भी 1 ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट हुए ना, कितने थे इंडियन एंड अमेरिकन, हाँ 5 ऑब्जेक्ट, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5। आइडिया क्लियर? 11 का ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो अर्न मानते हो सिग्मा पी यू आई तो 1 होगा ना, सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई, तो सिग्मा पी यू आई शुड बी 1। आराम से सोचना क्यों, कोई तो अर्न सेलेक्ट होगा 1 2 3 अप टू n, तो इससे तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया 2 अपॉन nn+1, ये तुम्हारा k आ गया, सही। तो आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई। अब मानते हो जो सर वाइट बॉल है वो तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा यू आई डब्ल्यू गिवन यू आई, आई 1 से n, लोग समझ रहे हैं, तो यू आई इंटू डब्ल्यू गिवन यू आई, तो यार देखो ith अर्न में हाउ मेनी वाइट आर देयर, ith अर्न कंटेन्स आई वाइट एंड हाउ मेनी टोटल n+1, so this is going to be the probability of white। अब तो तुम अपने आप करो यार,
है ना। अब मैं तुमको लिमिट निकालना नहीं सिखाऊंगा कि हाउ टू टेक लिमिट एन इन्फिनिटी, ओके। बस मुझे लगता है 11 का सी बी सब एक ही तो है। सी पार्ट में बोल रहा है नंबर ऑफ अर्न्स इवन है, ई इवेंट डब्ल्यू गिवन ई, तो पहले अपॉन ई कर लेते हैं, है ना, कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई क्या है, इवन नंबर्ड अर्न, मतलब U2 U4 U6, तो यार U की प्रोबेबिलिटी 1/n है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/n है, U2 U4 U6। बताओ हाउ मेनी टर्म्स मानते हो, n/2। अरे n इवन है, तो U2 U4 U6 अप टू UN, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। मानते हो W इंटरसेक्शन E, तो W इंटरसेक्शन E नहीं लिख पाओगे, इट इज U2 एंड वाइट, इट इज U4 एंड वाइट। मुझे लगता है अब तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो कि सर वो U2 U4 सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1/n ही होगी, इट इज UN। बात समझ आ जानी चाहिए। 18th बहुत इजी प्रॉब्लम्स है नहीं, अप टू 15 डन क्विकली, अप टू 1/5 ओवर। जल्दी से हाँ बोलो तब मैं 15 विदाउट जीपी। कौन से क्वेश्चन में जीपी बन गई भाई, 15 में जीपी क्यों बनाई, क्यों इनफाइनाइट जीपी जा रहे हो, जब वो कह रहा है कि ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो एक सिंपल सी बात बता, बस ये इंश्योर कर देना कि सर फर्स्ट में 6 नहीं आना चाहिए, सेकंड में 6 नहीं आना चाहिए, फर्स्ट नॉट 6, सेकंड नॉट 6, इसके आगे फ्री छोड़ दो ना, क्या ना सर आंसर हो गया, इज आंसर, बुद्धि लगाओ, 15 विदाउट जीपी। अरे इसके बाद थर्ड पे आ सकता है, फोर्थ पे आ सकता है, ना ना 1 - कुछ नहीं किया मैंने, बस ये आंसर हो गया, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फर्स्ट थ्रो, दिस इज सेकेंड थ्रो, दैट्स इट, इसके आगे नथिंग आई सेड। तो इसका मतलब लोग समझ गए कि सर हो सकता है आपका 6 थर्ड में आ जाए, हो सकता है फोर्थ में आ जाए, हो सकता है फिफ्थ में आ जाए, है ना। तो बस मैंने ये बात इंश्योर कर दी कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं आना चाहिए, खत्म। अब वो कभी भी आ सकता है, थर्ड या बियॉन्ड, है ना। तो देयर वॉज नो नीड टू मेक जीपी अप टू 2018। हाँ 18 बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार, इस तरह के क्वेश्चन मत छोड़ा करो। प्रोबेबिलिटी ठीक है, तुमने लैंग्वेज पढ़ ही लिया होगा। सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, ये मुझे गिवन है, तो पहले गिवन लिखते हैं। तो दो केस पे जाओ कि सर एक्चुअली सिग्नल ग्रीन है, अब ए पर रिसीव हुआ फिर बी पर रिसीव हुआ, तो पॉसिबिलिटी ए पर करेक्टली रिसीव हुआ, तो करेक्टली रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। मतलब कि ए ने ग्रीन रिसीव किया, तो मानते हो कि बी पर भी करेक्टली रिसीव होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई वांट रिसीव्ड एट बी टू बी ग्रीन, और सिग्नल ग्रीन है, ए पर रॉन्गली रिसीव हुआ, ए ने रेड रिसीव किया, तो मानते हो बी भी रॉन्गली रिसीव करेगा, क्योंकि बी पर फाइनली आई एम इंटरेस्टेड कि ग्रीन आना है, तो बी ने भी रॉन्गली रिसीव किया। और था ना एकदम, मैंने कहा था ना बच्चों टाइप क्वेश्चन है, इट इज रेड सिग्नल, ए ने करेक्टली रिसीव किया मतलब रेड रिसीव किया,
लेकिन बी ने रॉन्ग रिसीव किया, तभी तो ग्रीन होगा। मेरे ख्याल से ये इंटू 2 हो जाएगा कि सर ए ने रॉन्ग रिसीव किया मतलब कि ग्रीन, और बी ने करेक्ट रिसीव किया मतलब अगेन ग्रीन। तो न्यूमरेटर में तुमको पता है ना किसको पुट करना है कि सर न्यूमरेटर में ओरिजिनल सिग्नल वॉज ग्रीन, तो ये वाली टर्म को ऊपर पिक कर लेना। 16 मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर x मोर देन 3 है, तो यार तुमको लगता नहीं कि जस्ट और तुम इंटरेस्टेड हो, ये बात मुझे नोन है, तो मैं फिर जीपी नहीं बना रहा है ना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर आप जीपी बनाओगे फिर से, ना नहीं बनाऊंगा। 16 क्वेश्चन मैं सिंपली बोलूंगा कि देख शुरू के 3 की तो तू सोच भी मत, शुरू के 3 के बारे में तो मुझे पता है क्योंकि कैपिटल X मोर देन 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो 6 आया है वो अप टू 3 तक तो नहीं आया है ना। तो बस गिवन इवेंट को ध्यान रख दिया ना। बस अब तुम इस बात का ध्यान दो कि सर 4 पे भी मत आने दो, 5 पे भी मत आने दो, जिससे कि तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर डायरेक्ट होगा 5/6 इंटू 5/6। प्रॉब्लम ओवर। मैंने गिवन को ध्यान में रख लिया कि वाई डू आई वरी अबाउट फर्स्ट 3, कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्यों लिखवाऊं, क्योंकि वो तो डिवाइड में भी तो आना था। तो लोग जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर सिर्फ आप ये इंश्योर कर दो कि 4th नॉट 5th नॉट, दैट इज 5/6 समझ गए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम कंडीशनल के फॉर्मूले से करना चाहते हो, सर मैं तो ऊपर इंटरसेक्शन लिखूंगा नीचे इवेंट लिखूंगा, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर मोर देन 3 का आंसर आएगा 5/6 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, 5/6 का क्यूब आएगा डिनोमिनेटर। गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ 5/6 का क्यूब, और न्यूमरेटर आएगा 5/6 की पावर 5। ऐसे कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अप टू 20 डन। चलो मैं 17 बता देता हूं, बाकी तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जाके ओमेगा पढ़ लेना, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इस आइडिया को अगर तुम यूज करोगे तो एक पावर 3k+1 फॉर्म होगी, एक पावर 3k+2 फॉर्म होगी, और एक पावर 3k फॉर्म होगी, तभी 1 ओमेगा स्क्वायर विच इज 0। कई लोग समझ गए? तो यार 3k फॉर्म डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से देयर आर 2 नंबर्स ऑफ 3k फॉर्म, 3 and 6, तो 2/6 is the probability. One number is 3k+1 form, so that is again 4 and 1, 4 and 1, so 2/6 probability again 3k+2, 2 and 5, 2/6। लेकिन 3 फैक्टोरियल नहीं करोगे कि सर कौन सा थ्रो 3k देगा, कौन सा 3k+1 देगा, कौन सा 3k+2 देगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तुमने तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कर दिया, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो इनटू 3 फैक्टोरियल। समझ गए? अप टू 25। नो, क्विकली 25, 2 and 3। ये ऐसे बच्चों टाइप क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो यार, है ना। 23 बता देता हूं, 22 बिल्कुल बच्चों टाइप है कि सर एटलीस्ट 2 सिग्नल मस्ट फंक्शन, तो या एग्जैक्टली 2 फंक्शन या ऑल 3 फंक्शन, इससे तुम्हारा एटलीस्ट 2 कवर हो गया। और फिर करते जाना कि सर x1 नॉट गिवन x हम खुद निकाल लेंगे। 23 इज ए बेटर प्रॉब्लम। इसका लैंग्वेज समझ लिया ना तुमने कि D4 में जो नंबर है वो या तो D1 से मैच करेगा, या D2 के नंबर से मैच करेगा, या D3 से। तो A यूनियन B यूनियन C, D4 मैच विद D1, D4 मैच विद D2, D4 मैच विद D3, इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C। तो A यूनियन B यूनियन C के बजाय
अगर मैं 1 माइनस नॉट ए नॉट बी नॉट सी, अरे इंडिपेंडेंट है ना यार बेचारे, कि सर ये तो इंडिपेंडेंट ट्रीट करो ना आप, कि D4 D1 को कॉपी करेगा, D2 को करेगा, है ना। तो D4 ने किसी को फॉलो नहीं किया, ना तो D1 का नंबर आया ना D2 का। तो अगर मैं उसे घटा दूं तो एटलीस्ट 1 के नंबर से मैच कर जाएगा। तो सोचो सर D1 में कुछ भी आ गया विथ प्रोबेबिलिटी 1, आने दो, वॉट एवर नंबर D1 गेट, आई एम इंटरेस्टेड कि D4 शुड नॉट गेट दैट नंबर। तो क्या तुम्हारी बुद्धि कहती है कि सर 5/6? अरे जो भी नंबर D1 में आया वो नहीं आना चाहिए। तो यू हैव नाउ 5 फेवरेबल। अब सोचो, एंड अब तुम D2 के बारे में सोचो कि सर D2 में जो नंबर आया वो D1 में नहीं आना चाहिए। तो फिर वही बात कि सर D1 में वॉट एवर नंबर यू गेट विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो आई डू नॉट गेट दैट नंबर, अगेन 5/6। जो D2 में आया है वो नहीं आना चाहिए, एंड जो D3 में आया वो नहीं आना चाहिए। मानते हो ये आंसर? बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग S1 माइनस S2 से जा रहे हैं कि सर S1 D1 के नंबर को मैच कराइए। 1/6 जो D1 में आया 1/6, 3C1, ये आंसर होगा S1 का। कई लोग समझ गए कि सर Na Nb Nc यही तो आंसर होगा। 3C2 नंबर ऑफ केसेस, जो नंबर D1 में आया जो नंबर D2 में आया, 1/6 1/6 and so on. S3 1/6 cube. You can go like this also. Up to 30. Any doubt quickly? 30. कहां तक दिए थे? 31 तक, अप टू 31। वैसे मुझे लगा मैंने गलत दे दिया 31 तक, और देने चाहिए थे मुझे, है ना। 29। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। 27 इग्नोर्ड, है ना। ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं बता पाता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ओनली इवन, इवन E2 नॉट इंडिपेंडेंट है ना, तो लोग जानते हैं इंटरसेक्शन को डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दिया जाता है। E3 नॉट is alpha, only E2 beta, only E3 gamma, and none occur intersection is P। बस अब मुझे लगता है कि जो लोग सोच पा रहे हैं कि सर डिवाइड करिए, ये दो को डिवाइड कीजिए, तो E1 अपॉन E1 नॉट इज अल्फा अपॉन P। तो मेरे ख्याल से इससे E1 निकल आएगा कि सर E1 इज अल्फा अपॉन अल्फा प्लस P। दिस वे आई गेट E2, दिस वे आई गेट E3। सही है। तो मुझको फाइंड करना है E1 अपॉन E3, अल्फा अपॉन गामा अपॉन, ये फाइंड करना है। ठीक, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है आईआईटी ने। मानते हो देयर इज नो बीटा। तो अब यार एक थोड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन का यूज करो। तो तुम्हारा दिमाग काम किया क्या कि सर इस दो इक्वेशन से बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो आई ऑब्टेन बीटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विच कम्स आउट अल्फा p alpha plus 2p. This is beta. Now I get beta from second equation
3p गामा p minus 2 गामा, दे बोथ आर इक्वल टू p, है ना, बीटा। करो थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, अल्फा p minus 2 alpha gamma collected here, simple manipulation, that's it, nothing else। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पता है बहुत पेशेंस रखना होता है कि टू मेनी वेरिएबल्स आर देयर, है ना, तो ऐसे केस में लोग बहुत लॉस्ट हो जाते हैं मालूम। तो इसलिए ट्राई टू डू लेस कैलकुलेशन, है ना, मेंटेन दिस हैबिट, ओके। तो व्हाट आई डिड इज, मैं सिंपली इधर गया और कहा कि यार जो सबसे आसानी से आया है ना, चलो उसको पुट कर देते हैं। लेट मी पुट अल्फा पी। तो इफ आई पुट अल्फा पी हियर, तो आई गेट प्लस अल्फा गामा, करो भाई। तो सर ये तो हो गया 6 अल्फा गामा 6 पी गामा। मानते हो यू आर लकी कि सर ये तो कट गया, आंसर इज 6। समझ गए? तो बुद्धू बना दिया ना कि लोग इतने सारे वेरिएबल को देख के घबरा जाएं। ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है आईआईटी की कि ऐसे भयानक एक्सप्रेशन दो कि मेजॉरिटी तो एक्सप्रेशन को देख करके ही आगे मूव कर जाए, ठीक है ना। और उनकी मेंटेलिटी बहुत क्लियर होती है, डिफिकल्ट द एक्सप्रेशन easier the solution, easier the expression difficult the solution, because they maintain कि सर कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम रीडिंग अंडरस्टैंडिंग प्लस सॉल्विंग रिमेन कांस्टेंट, है ना। बाकी वो एक्सेप्शंस तो तुम लोग जानते हो कि सर एक्सेप्शंस तो कभी कभी हो जाते हैं, है ना, कभी रेयर हो जाता है। लेकिन ऐसा रेयर कितने सवाल में होता है? एक में होता है। और तुम लोग को तो सबको पता है कि सर एक सवाल तो रैंक 1 भी छोड़ के आता है, ठीक है। तो अगर मुझे रैंक 1 भी लानी होगी ना, तो वो एक क्वेश्चन तो छोड़ दो, इसमें क्या है। अभी तुमको इसी शीट में मिलेगा देखने को कि सर एक क्वेश्चन ऐसा है जो रैंक 1 को छोड़ देना चाहिए था। ओके, 31 बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार। ऐसे लल्लू क्वेश्चन में तुम कैसे अटक सकते हो? एटलीस्ट वन मोर, नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ गर्ल, एटलीस्ट वन मोर। तो इसमें ये 5 ही तो पोजीशन है, गिनती कर लेता कि सर मैं तो गिन के आ गया पूरा, है ना। तो गर्ल को प्लेस करो, 1 गर्ल इज हियर, 1 गर्ल इज हियर। तो मेरे ख्याल से इस गर्ल के आगे जितने बॉयज हैं, इस गर्ल के आगे जितने बॉयज हैं, वो नंबर ऑफ गर्ल से तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 मोर, है ना, की कंडीशन। इसी तरह से इफ ये भी सही है, मेरे ख्याल से ये भी सही है, फिर कुछ लोग कि सर ये भी सही है, सही है ना। बस अब और कोई केस नहीं आएंगे। डोंट से कि सर इस गर्ल को यहां लगा दे या इस गर्ल को यहां ले आए, नहीं। मेरे ख्याल से इतने केसेस हैं, प्रॉब्लम ओवर। हाँ, 2021 का प्रॉब्लम बिल्कुल, है ना। बहुत ही गंदा क्वेश्चन दिया है, मतलब वो बहुत बड़ा जोक किया आईआईटी वालों ने, है ना। 52 क्वेश्चन कि देखें कौन करता है। तो करना ही नहीं था, क्योंकि रैंक 1 शिफ्ट हो गई ना, कि आउट ऑफ 120 पर रैंक 1 नहीं आएगी, आउट ऑफ 120 116 पर रैंक 1 आएगी, नहीं। हाँ, बेचारा उस क्वेश्चन में अगर पढ़ जाता तो उसके 120 के बजाय बिलो 110 या और नीचे चले जाते, हो सकता है 100 के नीचे चले जाता, कि सर इतना टाइम देना पड़ा कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए। डिस्कशन ओवर, ओके, टेस्ट पेपर। तो एग्जाम का टेम्परामेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना।
कि हम कोई ईगो थोड़ी लेके आए हैं कि इस सवाल को करके जाऊंगा, नहीं। फिर बाद में पता पड़ता है कि अरे यार इसका तो सॉल्यूशन बड़ा लेंदी था। ये खुद लिख लोगे ना, नंबर ऑफ वेज फेवरेबल, तो खुद ही लिख लोगे कि सर आपने प्लेस तो बता ही दी है, तो मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूं कि इनका नंबर ऑफ वेज ना बता पाऊं आपको, है ना। ओके, क्वेश्चन 1 to 5, सॉरी 1 or more than 1 choice, 8 problems, any doubt? Paper 2 quickly, 4। अब तुमने 4 पूछा है इसलिए मैं 8 नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि सर 1 और 8 दोनों कॉपी थे। तो यार ये तो बाइनोमियल का बिगिनिंग स्टेप प्रॉब्लम है कि NC0 NC2 इंटू √2² NC4 √2⁴ एंड सो ऑन। तो मानते हो an जो है 1 + √2n 1 - √2n by 2, दिस इज कैपिटल An, ठीक। नाउ व्हाट इज Bn? NC1 NC3, है ना, वो समझ रहे हो सर, NC1 विदाउट √2, क्योंकि NC1 √2 NC1 NC3 √2 का क्यूब, तो √2 कॉमन है ना, तो मुझे लगता है 1 + √2 1 - √2 by 2, दिस इज नॉट Bn अपॉन √2, ये है Bn। कई लोग समझ गए कि सर √2 Bn पूरा इतने के बराबर होगा, ये पूरी क्वांटिटी √2 Bn बनेगी। कई लोग समझ गए। अब मुझे लगता है अब मैं तुमको लिमिट निकालना क्या सिखाऊं कि सर इतना n∞, इससे डिवाइड कर दो, 1/2 0 1/2 √2 0, आंसर इज √2। मैच कर लेना आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा क्वेश्चन किसी को ध्यान है कि सर ऐसा सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में आपने कुछ अपग्रेड करके कहा था? याद करने की कोशिश करो कि एक जेई एडवांस का ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर करके एक प्रॉब्लम था जिसमें आईआईटी के ऑप्शंस थे। तो मैंने कहा था यार इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटर पूछना चाहिए था, इसने तो हिंट दे दिया कि कहां कहां कंटिन्यूटी होगी कहां नहीं होगी, सही है ना। तो एक्सटेंडिंग अल्फा लिमिट, तो इतना तो तुमको क्लियर है। वैसे तो ऑप्शन से भी क्लियर है कि सर आपने ऑप्शन तो सिर्फ इंटीजर ही लिखे हैं, तो अल्फा इंटीजर पर ध्यान दे रहा हूं मैं, राइट। वैसे तुमको अकल है कि सर नीचे देखिए 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आना पड़ेगा, है ना। तो GIF-X LH और RH याद है, तो GIF-X को मैं LH की बात कर रहा हूं, तो LH में तो अल्फा -1 दे गया, गलत तो नहीं कहा मैंने, अल्फा एक इंटीजर है ध्यान रखना का क्यूब, और LH में मानते हो सर x³ फंक्शन बढ़ता है तो अल्फा क्यूब से छोटी वैल्यू आएगी, तो व्हाट इज योर GIF? सबको पता है ना कि सर विदाउट ऑपरेटिंग लिमिट हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फिक्स पता पड़ जाता है, तो योर ग्रेटेस्ट इंटीजर कम्स आउट दिस। अब मानते हो कि सर इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ, समथिंग नॉन जीरो, तो साइन ऑफ दैट 0 नहीं आएगा। और तुम इतने तो समझदार हो कि सर ये इंटीग्रल पाई तो है नहीं, इतना तो कोई भी बुद्धू कह देगा कि सर दिस नंबर डू नॉट मैच विद k पाई, तो ऊपर 0 आएगा नहीं, तो नॉन जीरो अपॉन टेंडिंग 0, तो योर आंसर विल टेंड इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो? तो इससे 0 बनाओ, तो यार इसको 0 बनाओ ना, क्या आता है ये,
कि सर ये यार होल क्यूब तुम खोलो ना, 3 अल्फा पता नहीं -3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, तो इससे अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। तो मुझे लगता है अल्फा 0 अल्फा 1 के अलावा तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? और आर एच मानते हो? आर एच में तो बिल्कुल दम नहीं है कि सर आर एच में ये आपका जीआईएफ अल्फा क्यूब देके जाएगा, और ये क्वांटिटी भी आर एच में अल्फा का क्यूब ही देके जाएगी। एग्री? तो ये तो 0 आ गया, तो तुम्हारा आर एच एल इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0। तो अब तो तुम समझ गए ना कि सर ऊपर एग्जैक्ट 0 और नीचे लिमिटिंग 0। एग्जैक्ट 0 अपॉन लिमिटिंग 0 तो 0 होता है। तो आइडिया क्लियर? व्हाट इज योर अल्फा? समझ गए भाई? मेरे ख्याल से 1 और मोर ओवर। अरे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लल्लू था यार। जब सवाल होगा तब करेंगे, ठीक है? इतना मूर्ख किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि सर इंटीजर का क्यूब -1 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये है ना, ये सामने वैल्यू लिखी है और इसको सोच रहे हैं के पाई, ठीक? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में तो देखो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ये लिमिट मॉड तो बुद्धू बना गया वो, तो एफ एक्स की डिग्री 3 से कम होगी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक अभी देखो कांस्टेंट 0 है, ठीक? तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, अब तुमको तुम्हारी लिमिट तो स्ट्रांग है ना सर, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो एक्स को बाहर निकाल लिया तो एक्स पूरे में कॉमन चला गया, ए प्लस बी बाई एक्स अंडर रूट -1। मानते हो इसकी वैल्यू आ गई रूट ए -1। ये रूट ए -1 है और बाहर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू रूट ए -1। तो समझ गए बात को कि सर रूट ए -1 को 0 होना पड़ेगा। तुम जानते हो कि सर इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इससे ए निकल आया। कुछ लोग समझ गए? अब मुझे लगता है कि अब तुम इस लिमिट की वैल्यू -1 का यूज करना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अंडर रूट माइनस बी एक्स। अब हम खुद के एफर्ट से आपको बी ला के दे देंगे, ठीक? कि सर थोड़ा काम तो हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 यार रोनिक, ऑड इवन तो बहुत इजी था। पता मैंने क्या किया था? एक्स एफ एक्स, तो एक काम कर एफ एक्स अकेला कर दे, बाकी सब एक तरफ ले जा, ठीक? विदाउट ऑब्टेनिंग एफ एक्स प्रूव हो जाता है कि ये ऑड है। मालूम? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स इज एफ। तो मानते हो सर एक्स को -x रखो, तो एफ -x। देखना जो तुम्हारा इधर टर्म है ना वो पूरा माइनस टाइम्स आ जाता है, तो ऑड इवन के लिए तो मुझे एफ निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक? हालांकि तुम एफ निकाल लेते तो तुम्हारा ऑड इवन भी उसी से हो जाता है। अब चलो फंक्शन निकालते हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में एफ को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिनोमियल है, तो मानता है ये आइडेंटिटी लिखी है, तो जो एल एच में लिखा है वही आर एच में लिखा है। तो एक काम करना, एफ एक्स की डिग्री कुछ मान ले, एफ एक्स की डिग्री एन मान ले। तो मानते तुम्हारा जो एल एच है, एल एच उसकी डिग्री 2n आ गई। सोचो, आराम से सोचो, 2n। अब मानते हो जो राइट हैंड है उसकी डिग्री 6 है, तो दोनों की डिग्री तो मैच करनी पड़ेगी ना, तो इससे n3 आ गया। अब मैंने पता है बहुत पेशेंस के साथ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी क्यूबिक माना था, इक्वेशन में पुट किया था, दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट किए थे मैंने, तो उससे मेरा ए बी सी डी जितना मुझे ध्यान है ए निकल आता है, बी निकल आता है और डी निकल आता है जितना मुझे ध्यान है, सी नहीं निकलता है। तो सी जो है ना वो एनी रियल नंबर था, सेटिस्फाइंग कंडीशंस। बस मुझे जो रफली याद है वो आता है एक्स क्यूब प्लस सी एक्स फंक्शन, कि सर ये आया था आंसर बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। कैलकुलेशन खुद कर लेना। इंटीजर क्विकली, ये कुछ ज्यादा ही इजी थे ना,
कि सर इंटीजर प्रॉब्लम्स बहुत इजी थे। एनी डाउट क्विकली? नो? नहीं भी पूछोगे तो मैं सरप्राइज थोड़ी होऊंगा इससे। डन? ठीक है। 9 तो बेकार क्वेश्चन है, खुद कर लेना। 10 तुमसे बन जाएगा कि सर ये बाइनोमियल का प्रोफाइल हमने बहुत किया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन को ब्लाइंडली 2 + √3 2 - √3 खुद सोचना प्लस माइनस क्या करके किया जाता है ना। ये x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन बन रहा है, तो लोगों को तो याद है कि सर वो फ्रैक्शन x + n हमने रट रखा है, 1 आता है। ठीक, इसके लिए तुमको बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा कि सर बाइनोमियल 11th में हमें अच्छा पढ़ाया गया था। 14 तो जोक ऑफ द डे है, ठीक है, खुद से कर लेना। डन? 9, 10, 14 ओके, ठीक है। पैराग्राफ मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है ना, कि सर जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो तो लोग थ्योरी में पढ़ाते हैं, हाउ टू डू सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। तो मेरी स्टैंडर्ड थ्योरी में आता है, नहीं पता हो तो 11th का जाकर लेक्चर देख लेना, कहां पर सर्कुलर परमुटेशन पढ़ाया है, वहां तुमको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। 12th क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ओन। अब इतने लल्लू लिमिट के क्वेश्चन बताने मैंने बंद कर दिए, ठीक है। ये सर टू इजी हो गया भाई। बस इस पूरे, हाँ मेरे ख्याल से लोग पहुंचे ही नहीं टफ क्वेश्चन तक। 11 सीधा वो डिस्टेंस आ जाता है TN, ठीक है ना। ये जो भी तुमसे पूछा गया है दैट इज TN ओनली, है ना। इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए किसी को कि सर एक राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज कोई दे रहा है, मतलब एल्टीट्यूड अपॉन साइन, मैं ये ना बता पाऊं कि तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। ठीक है, डिस्कशन ओवर। 17 17 को 17 मतलब पैरा मैच है ना, मैच। इसके लिए तो तुमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, मालूम है। f पीरियोडिक है विद 1, तो पहले f मैक्स ऑफ h फंक्शन x², सिर्फ 0 से 1 इंटरवल, x - 1², ये इंटरसेक्शन हाफ, ये 1/4 वैल्यू, देन 2x 1 - x ix डाउनवर्ड पैराबोला, हाफ पर वैल्यू हाफ, तुम खुद निकाल सकते हो। बस अब मेरे हिसाब से मैक्स फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस, नाउ ये तो पीरियोडिक है विद 1, तो सर यही ग्राफ आगे रिपीट होता रहेगा एंड सो ऑन। इसी तरह से जी मिन है ना, बच्चों टाइप प्रॉब्लम है। जी ऑड फंक्शन है, मानते हो। जी का रिपीटिशन लेंथ है 2, बस अब ये ग्राफ आगे रिपीट होता रहेगा। अब बस कर लो कि सर पहला क्वेश्चन f ऑफ x + हाफ, तो यार f की डेफिनेशन जस्ट लेस देन हाफ, तो जस्ट लेस देन हाफ तो ये नंबर हुआ ना लेफ्ट, तो तुम डेफिनेशन समझ पाओगे कि कौन सी डेफिनेशन f फॉलो करेगा, ये जो भी डेफिनेशन है, ठीक। तो कुछ लोग पहचान गए कि सर 2 × है ना, जो भी लिखा हुआ है, बस हो जाएगा।
मैक्स ऑफ, मिन ऑफ, मैक्स ऑफ, सामने ग्राफ है ना। तो जिसको समझ है वो जानता है कि मिन ऑफ एफ एक्स क्या है, मैक्स ऑफ जी एक्स क्या है। ठीक है, सभी इजी थे, पेपर टू कुछ ज्यादा इजी था। फिर जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है कि सर -1 से 1 इंटरवल में एक सॉल्यूशन चाहिए। तो यार ये जो बेचारा एफ जी एक्स का ग्राफ है, इसमें ए ऐड करके या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे। तो नीचे शिफ्ट करने से तो रूट ही नहीं आएंगे, ऊपर शिफ्ट करो। कितना शिफ्ट करूं कि एक सिंगल सॉल्यूशन। तो लोग कहेंगे सर ये जो पीक है ना ये यहां आ जाए, बस इतना शिफ्ट करो आप। कुछ लोग समझ गए कि सर 1/4 की शिफ्टिंग अगर आप कर दोगे तो आपको सिंगल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो a बराबर 1/4, इससे थोड़ा भी ऊपर किया तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन। ओके, पेपर डन। मुझे तो लगा था सिर्फ एक ही ढंग का क्वेश्चन था जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, विच वॉज वेक्टर प्रॉब्लम, सी क्रॉस ए बराबर बी। तो उसमें मैं बता देता हूं मैंने क्या किया था। मैंने तो मॉड सी माइनस ए का स्क्वायरिंग कर दी थी और इधर सी क्रॉस ए का मॉड लेके स्क्वायरिंग कर दी थी, और सी क्रॉस ए के मॉड स्क्वायर पर मैंने लेग्रेंजियन लगा दिया था। तो यहां से मॉड सी स्क्वायर लेके आया और सी माइनस ए के स्क्वायर में लाके पुट कर दिया। तो उससे जो है ना एक बढ़िया सा सी डॉट ए में क्वाड्रेटिक बन गई थी। बस मेरे हिसाब से एकमात्र यही थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, बाकी सब तो बहुत इजी थे, है ना। ओके, लास्ट क्लास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे ना। क्विकली, थोड़ा फास्ट करना है ना। हाँ, वेक्टर ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट पूछा है, tan3π/5 थोड़ी आर्ग्यूमेंट है। बेसिक सुधारो भाई। गलत आंसर। जब आंसर कुछ ज्यादा जल्दी आ जाए ना तो समझ जाओ कि उसमें मिस्टेक होगी। नहीं, मुझे लग रहा है लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, 2 cos² 3π/5, तो इसको भी 3π/5 में लिख दिया। 2 cos 3π/5 आउट, कॉस प्लस आई साइन। बस यहीं पर तुम लोग मिस्टेक कर गए कि सर जल्दबाजी में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये नंबर एक नेगेटिव नंबर है। कुछ लोग समझ गए। तो अगर डायग्राम बनाते ना तुम कि सर e की पावर आई 3π/5,
3π/5 एक ऑप्ट्यूज एंगल है विथ लेंथ 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है e⁻⁻⁵ 3π/5। अब तुम बुद्धि लगाओ कि सर मैं इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय ए स्केलर, है ना, लेकिन मानते हो वो जो स्केलर है वो एक नेगेटिव रियल है। तो तुमको लगता नहीं कि सर हमने वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप -2 वेक्टर ए करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो जाएगा कि सर जो आपका नया ये जो क्वांटिटी है ये तो इस डायरेक्शन में आ गई, ये आ गई, ये था वेक्टर, अभी ये वेक्टर हो गया। तो कुछ लोग समझ गए कि जो आंसर है दैट इज -2π/5। आराम से सोचना कि कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड कॉम्प्लेक्स नंबर -2z, जस्ट मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में क्या अंतर है। तो तुमको लगता नहीं सर -2 बेचारे का आर्ग्यूमेंट तो पाई ही होता है, पाई प्लस आर्ग z। बुद्धि लगाओ, अभी लास्ट क्लास में तो सीख के आए हो कि सर इस क्वांटिटी को 2 इंटू e⁻i लिखा जाएगा, cos प्लस आई साइन, साइन तो 0 हो गया, cos पाई -1 होता है। बुद्धि लगाओ बुद्धि। पॉजिटिव रियल का 0 क्या याद करोगे कि सर पॉजिटिव रियल का 0 आज घर पे याद करूंगा। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम, फटाफट करो, 10 सेकेंड्स टू कॉपी, तब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, है ना। इसे tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/7 प्लस माइनस tan इनवर्स 1/5, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो इसका माइनस tan इनवर्स 1/5, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। यार इतनी मेहनत क्यों करते हो कि सर tan इनवर्स पे जाके कैलकुलेशन। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर इस नंबर को a प्लस आई भी ला दीजिए ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 56 -1 55 प्लस 15i इंटू 5 प्लस आई अपॉन 26 रेज टू 6, 275 -15 260, 75 प्लस 55 130। अब जल्दी नहीं हो गया कि सर इसका आर्ग्यूमेंट 1/2 tan इनवर्स। अब एक मोमेंट के लिए सोचो कि यार ये tan इनवर्स हाफ π/6, क्योंकि तुमको तो -π से π में आंसर देना है, तो डोंट यू थिंक कि सर ये π/6 से छोटा है, क्योंकि 1/√3 से छोटा नंबर है। तो योर फाइनल आंसर इज 6 tan इनवर्स। अगला क्विकली,
क्या चैट स्टॉप है या कोई एक बताओ यार, चैट स्टॉप हो गया है क्या? नहीं नहीं हुआ वर्किंग। ठीक है ऋतुराज। जिसके हो गए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकता है। रुको एक क्वेश्चन, रुको ठहरो, एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं ना। ठीक है आर्यन, ओके। थोड़ा सा जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ध्यान से देखेगा तो कहेगा सर इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई मल्टीप्लाई 2√3 + 2i, तो आई थिंक डिनोमिनेटर बिकम 12 + 4 16, 16 की पावर 8। नाउ इसे भी 1 - i पावर 6, तो आई थिंक 2 2 की पावर 6। तो मेरे ख्याल से नोटिस कर गए तुम कि सर ये क्वांटिटी कॉमन आ गई। ठीक, इसी स्टेप में ले लूं कॉमन कि सर क्यों जगह वेस्ट करते हो। ये कॉमन आ गया, 1 + 2 की पावर 6 अपॉन 16 की पावर 8। मानते हो कि सर ये तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप इस पर बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ, इसका आर्ग्यूमेंट तो 0 है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वांटिटी ओनली। तो इसका आर्ग्यूमेंट 1/√3 π/6, π/6 इंटू 8। समझ पा रहे हो गए ना बात को? पहले तो बगैर बुद्धि लगाए आंसर करते हैं, बाद में 2 के पाई की हेल्प ले लेंगे। मानते हो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब -π/4। लेकिन तुम तो जानते हो ना सर डिनोमिनेटर है, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, 6π/4। मेरे ख्याल से सब कैलकुलेशन सब समझ में आ रही है ना? -π/4 पावर 6 ऐड कैसे हो गया, इतनी गणित तुम लोग समझ जाते हो। तो क्या हो गया भाई, ये 4π/3 प्लस 3π/2 कितना आ गया, 8 9 17π/6। लेकिन तुम तो जानते हो कि सर ये नंबर रेंज में नहीं है, तो बुद्धि लगाओ कि क्या 2 के पाई का एडजस्टमेंट किया जाए। तो मुझे लगता है -2π से रेंज में आ गया ना ये आंसर कि सर इफ यू डू -2π तो इट कम्स इन इंटरवल -π to π। तो योर आंसर फॉर थर्ड इज 5π/6। सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। हाँ तुम एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हो कि सर मैंने तो एलसीएम लेके किया था। जिसको जो कैलकुलेशन आइडिया अच्छा लगे, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया।
ठीक, कि मुझे लगा कि यार वो कॉमन ले लूंगा और क्या। 5 सेकेंड्स क्विकली। डन, हाँ। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व फॉर z। ठीक है ऋतुराज, अब फर्स्ट पार्ट पहले करो, सेकंड पार्ट तो ठीक है। शुरू कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, कुछ हिंट दो कि सर ये पहला पार्ट को स्टार्ट कैसे किया जाता है। a प्लस आई बी, बिल्कुल ठीक। तो आई एम टेकिंग z टू बी सम x प्लस आई वाई, ठीक है। x प्लस आई वाई, यार ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है ना a प्लस आई बी की बजाय। नाउ आई थिंक z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस आई वाई माइनस 1 इज 0। तो आई कलेक्ट माइनस प्लस आई स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन ठीक है। अब कुछ लोग समझ गए कि सर इक्वेट रियल पार्ट, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। बताया था ना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड ये गलत लिखा है ना, हाँ गलत लिखा है, यहाँ x था वो माइनस आई एक्स। अब सही है। ये दोनों बातें होल्ड करनी पड़ेगी। हाँ अभी मैंने सही कर दिया ना। मानते हो ये पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन जल्दी हो रहा है कि सर इफ आई गो फॉर x0, है ना, यहां से दिख रहा होगा ना, इफ आई टेक x0, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया मैंने, तो आई गेट लाइक दिस। बस मेरे ख्याल से देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। तो आई थिंक इस पॉसिबिलिटी से नो सॉल्यूशन ना, किसी ने मुझे आंसर लिख दिए थे, है ना, तो ही इज करेक्ट कि सर x इक्वल टू 0 से फाई सॉल्यूशन और y इज हाफ। नाउ इफ आई गो फॉर y इज हाफ, सेटिस्फाई दिस ऑल्सो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ 3/4 प्लस 1 7/4। दिस इज करेक्ट। तो योर फाइनल आंसर इज x प्लस आई वाई। is the right answer. So there exist only two solutions. अब तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो तुम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हो, है ना, तुमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, कि सर वो हाई फाई फॉर्मूले, टेकन 1 एट ए टाइम रूट्स का सम, टेकन 2 एट ए टाइम रूट्स का सम। तो मैं बस ये बात बताना चाहता हूं कि एट दैट टाइम हमने इमेजिनरी नंबर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, है ना। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी वर
ओनली सपोज टू डू प्रॉब्लम्स विथ कोफिशिएंट्स रियल, है ना। लेकिन अब मैं इस बैरियर को हटा रहा हूं कि सर ये एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है, अगर कोएफिशिएंट रियल ना भी हो, समझना मेरी बात को, ये जो ai है दे मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉट नेसेसरीली रियल। ठीक, ये जो कोफिशिएंट्स है ना an माइनस वन अप टू a नॉट, दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी। ठीक, तो मुझे बताओ तुम्हारी जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की थिंकिंग है कि सर वो जो वियटास थ्योरम है, डोंट यू थिंक कि सर वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रूफ में इस बात की हमको जरूरत ही कहां है कि व्हाट आर योर ai, है ना। मैं करूंगा नहीं प्रूफ, लोग कहेंगे सर इसको आइडेंटिटी तो आप अब भी ऐसे ही तो बनाओगे कि दिस इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी, समझ गए। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की जो थिंकिंग है ना, दैट इज स्टिल वैलिड इफ कोफिशिएंट्स आर इमेजिनरी, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, समझ गए कि सर टेकन वन एट ए टाइम रूट्स का सम, टेकन टू एट ए टाइम मल्टीप्लाई करके सम, वो सारे रिजल्ट वही रहेंगे जो आपने पहले पढ़ाए थे, चाहे ये कोफिशिएंट रियल हो चाहे ना हो। ठीक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी तुम्हारी इक्वेशन को सॉल्विंग की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है ना, कि सर हमें बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक को हिट एंड ट्रायल से करते हैं, क्यूबिक या हायर डिग्री, तो वो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक, कि जो तुमको क्वाड्रेटिक में सिखाया गया था ना, वही लाइन ऑफ थिंकिंग टू पॉलिनोमियल विथ इमेजिनरी कोफिशिएंट भी वैलिड है, समझ गए। तो अब जैसे हिट एंड ट्रायल की बात आती है कि सर क्यूबिक और मोर डिग्री में हिट एंड ट्रायल, तो तुम कह सकते हो कि सर थोड़ा हिट एंड ट्रायल के अब चॉइस बढ़ गए कि यार जब हम रियल नंबर की प्रॉब्लम कर रहे थे, ओनली रियल रूट्स में जब हमारा इंटरेस्ट था, जब हम कह करके मना कर देते थे कि सर दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, भाई अब तो तुम इस इक्वेशन के भी रूट निकालने लग गए, सही कह रहा हूं ना कि सर अब तो हमें इस इक्वेशन के भी रूट बताने पड़ते हैं, जबकि पहले हम मना कर देते थे कि दिस हैज नो रियल रूट। ठीक, तो हिट एंड ट्रायल में तुम्हारी जो है ना थोड़ी सी थिंकिंग अब ब्रॉड हो गई है कि सर लोग हिट एंड ट्रायल में कहते हैं जीरो पुट किया करो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, तो अब हम कहेंगे कि सर ये भी ट्राई किया करो, प्लस माइनस टू। जस्ट मैं तुमको छोटे मोटे हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं कि यूजुअली लोग क्या ट्राई करते हैं, है ना। सर रेयर पॉसिबिलिटी कभी ऐसे भी रूट आ जाते हैं, है ना। चिंता मत करो, कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि बाय हिट एंड ट्रायल 2 प्लस रूट 3 इज ए रूट, इतना भयानक हिट एंड ट्रायल तुमसे कोई नहीं करवाता है। तो कुछ कॉमन मैंने हिट एंड ट्रायल आइडियाज बताए कि लोग क्या ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं तुमको इस तरह के स्टेटमेंट भी बता चुका हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सब मैंने तुमको पहले बताया हुआ है कि सर रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ये रिजल्ट वैलिड होता है एटलीस्ट वन, ये मैं बता चुका हूं यार, है ना, जरूर कहीं ना कहीं बताया होगा, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी इज नॉन नेगेटिव, है ना। ये सब की तुमको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तुमने एक छोटी सी इक्वेशन लिख दी थी ना, सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो, तो अब तुम इसका आंसर निकालोगे कि सर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
2a, दिस इज रूट -3। तो यार लोग अकल लगा के बोलेंगे कि सर √3 √-1, √-1 आई होता है। आंसर। तो ये सब बातें अप्लाई होंगी, है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली, सो दैट हम लोग अपने प्रॉब्लम पे वापस स्विच करें। ठीक। अब तुमको लगता है कि सर ये जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको आपको x+iy में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो इस पर वो रूट फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए ना। तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल डायरेक्टली गेट डन। मैंने कहा था ना कि वो रूट की सॉल्विंग मेथड्स जो भी तुमने सीखे वो सब यहां भी वैलिड है। -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। तो माय आंसर will be this. तो no need to apply x+iy। आगे कंटिन्यू करो फटाफट। थर्ड हिट एंड ट्रायल है ना। इस सर ये तो हिट एंड ट्रायल से इसका एक सॉल्यूशन 1 दिख गया, z-1 -z। सही है ना मेरी कैलकुलेशन। तो आई थिंक इस क्वाड्रेटिक के आंसर तो तुम अपने रूट फॉर्मूले से लिख दो। तो आंसर फाइनल इज 1, -1 ± 1 + 4 5। इसके तो तीनों ही रियल आंसर आ गए। देयर इज नो इमेजिनरी सॉल्यूशन। कंटिन्यू। अरे लोग कैपिटल सी लिख देते हैं, z बिलोंग टू कैपिटल सी, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली कैपिटल C। अगला भी हो गया भाई, क्विकली भवदीप बताओ भाई। अरे हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन दिख गया लोगों को। जल्दी बताओ हिट एंड ट्रायल का सॉल्यूशन। हाफ। सही है ना ऋतुराज। 1/8 1/8 1/4 +1/4
हाफ, हाफ माइनस हाफ, तो z माइनस हाफ, इसके आगे की कहानी तो तुम जानते हो, जेड क्यूब माइनस हाफ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई टू डन, माइनस जेड बाई टू। तो आंसर फाइनल इज z इक्वल टू हाफ कॉमा -1 प्लस माइनस -3, दैट इज √3i बाई टू। 3 सॉल्यूशन, भाई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 सॉल्यूशन तो होने चाहिए ना। करो क्विकली, फोर्थ पार्ट भी करो। नहीं, 3 डिग्री का है तो पूरे 3 आंसर निकालने हैं ऋतुराज, ठीक है ना। ऑल सॉल्यूशन है, हाँ इसको तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग, है ना। तीन आंसर बताने हैं, एक थोड़ी बताना है। नहीं नहीं, आंसर ए प्लस आई बी फॉर्म में दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आई तो सबका हिट एंड ट्रायल से आ गया कि सर जेड माइनस आई फैक्टर आई जेड स्क्वायर, ये अपने आप आ गया -1। बस अब, हाँ अब देख लेते हैं आंसर क्या है। तो एक तो z इक्वल टू आई हो गया, और एक जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/i, 1/i इज -i। मेरे ख्याल से इस आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है। तो अब मानते हो x प्लस आई वाई फॉर्म में आंसर चाहिए, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इसका स्क्वायर रूट, तो अब इसको x प्लस आई वाई से किया जाए, तो आई एज्यूम z टू बी x प्लस आई वाई। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0 एंड 2xy इज -1। तो मेरे ख्याल से y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लेकिन यहां से तुम समझ सकते हो कि सर x और y दोनों अपोजिट साइन है, प्रोडक्ट -1 है, तो मेरे ख्याल से y इक्वल टू एक्स का केस तो रिजेक्ट हो गया। तो 2x स्क्वायर इज 1, लोग समझ के मैंने y को सिर्फ -x लिया है। तो फाइनल आंसर z इक्वल टू x की वैल्यू 1/√2, तो y की वैल्यू -1/√2, x की वैल्यू -1/√2, तो y की वैल्यू +1/√2।
and z equal to I. These three solutions. Easy. भैया आंसर को a प्लस आई बी में लिखने की आदत होनी चाहिए। तो समझ गए ना कि सर इसमें आपने 4 आंसर नहीं निकाल दिया है ना बाय मिस्टेक, कि y को एक बार x लिया, y को एक बार माइनस x लिया, नहीं। इस कंडीशन का भी तो ध्यान रखना था, एक्स वाई प्रोडक्ट नेगेटिव। 5 seconds क्विकली। डन। नेक्स्ट। आई थिंक 2 ways यू कैन डू। आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4, तो इसका मतलब है x कॉमा एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर कहीं भी हो सकता है। तो यू कैन स्टार्ट कि सर लैम्डा प्लस लैम्डा आई, लेकिन इस बात को मेंशन करना जरूरी है कि लैम्डा पॉजिटिव भी है। तो तुम कैलकुलेशन से कर सकते हो कि सर गो टू कंडीशन लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 4 16 बराबर, तो यहां से लैम्डा निकल आता है। सही है। तो मेरे ख्याल से एक ही आंसर आता है। अब देख लेना क्या आंसर है। कुछ लोगों को, जो लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि सर -3,1, इसको पहचान गए ना कि सर ये तो सर्किल है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम -3 प्लस आई इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है -3,1 सेंटर एंड रेडियस 4 का सर्किल बनेगा। सही कहा मैंने, रेडियस 4। जगह नहीं है यार, है ना। अब मेरी पता एक छोटी सी हैबिट है, जब मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं तो मेरा वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट देखने की आदत है कि देखो 4 रेडियस का सर्किल इज समवॉट लाइक दिस, 4 above, -3,5 below, -3 right, 1,1। बस ऐसी आदत पड़ी हुई है मेरी। -7,1 जब सर्किल बनाता हूं तो यूं ही एक बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉइंट को जस्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं। नाउ आर्क जेड पाई बाई 4, मानते सर तो सवाल ही खत्म हो गया। आर्क जेड पाई बाई 4 तो आर रे है, रे, जिसमें कि आप इस पॉइंट को छोड़ दो। सही है ना, क्योंकि इसका आर्गुमेंट तो कुछ भी हो सकता है। सही है, नॉट डिफाइंड। तो मानते हो कि सर दिस इज अ रे, तो रे का सर्किल के साथ इंटरसेक्शन इज ओनली 1 पॉइंट। तो सर ये तो आंसर 1 प्लस आई आ गया। z इक्वल टू 1 प्लस आई इज द ओनली आंसर। बाकी जो लोग कैलकुलेशन से करेंगे वो लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ना कि सर ये तो प्रॉब्लम डायरेक्ट हो रहा था, तो जो लोग लैम्डा निकालेंगे दे विल गेट -3, दे विल गेट 1, तो -3 तो रिजेक्शन में जाएगा ना। इजी है ना। वो कई लोग समझ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 नहीं है, इसका आर्ग्यूमेंट -3 पाई बाई 4 है।
क्लियर? 5 seconds क्विकली. बहुत फास्ट करते हैं क्योंकि कुछ अच्छे सवाल देना चाहता हूं मैं, है ना. तो इन लल्लू क्वेश्चनों में बिल्कुल समय बर्बाद मत करो. इसको तो अब तो तुम फट से बता दोगे ना कि सर अभी तो आपने बताया सर्किल. In Argand plane, what will this represent? Circle with center. Array z varying such that its distance from 2 comma minus I. 2 comma minus I. 2 minus I. Agree? तो 2 comma minus 1 से distance always constant equal to 5. तो locus is a circle. Point lying on सर्कल विथ सेंटर विद रेडियस. मानते हो सर इसका आंसर फट से हो गया. सर्कल विथ सेंटर -7 प्लस 3i. समझ पा रहे हो ना? लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझाया था तुमको. तो z लोकस पूछा जा रहा है z का, तो तुम समझ गए कि सर z -7 प्लस 3i. तो ये तो डिस्टेंस फ्रॉम -7 प्लस 3i that is -7,3. डिस्टेंस लेस देन 8, डिस्टेंस मोर देन 3. तो दो, एक रेडियस 3 का सर्कल और एक रेडियस 8 का सर्कल. मोर देन 3, लेस देन 8. जिसमें तुम थोड़ा सा और क्लियर कह देना, कहना कि सर इक्वल टू 8 सर्कल के स्ट्रिक्टली इनसाइड और इक्वल टू 3 का आउटसाइड एज वेल एज ऑन द सर्कल. अब की बार तुम सर्कमफेरेंस को इंक्लूड कर रहे हो, तो पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस सर्कल और आउटसाइड इट. अगला भी फट से हो गया कि सर ये तो वेक्टर की आपने जो कंसेप्ट सिखाया था ना, उससे लाइफ बड़ी आसान हो गई. कि देखिए 2, दिस इज 2, z -2 फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट. लेकिन मूविंग पॉइंट किस तरह से कि सर वेक्टर, अरे तुमको तो वेक्टर की समझ है यार, है ना, कि सर डायरेक्शन टुवर्ड z, है ना, यू टेक z एनीवेयर. तो वेक्टर डायरेक्शन लाइक दिस मेकिंग π/3 एंगल. तो लोकस इज अगेन अ रे. कि सर 2,0 से 60 एंगल बनाती हुई लाइन. बस इसको नीचे एक्सटेंड मत कर देना. कई लोग समझ गए ना मेरी बात को? बस अब तो तुम गारंटी इसे भी समझ गए कि सर ये भी बहुत इजी बात है. 1,1 z को ज्वाइन किया 1 + i. इजी है ना? तो वेक्टर, इसको p बोल रहे हो, इसको a बोल रहे हो, तो AP वेक्टर. तो AP वेक्टर का आर्गुमेंट π/4, π/6, π/6, π/4. इजी. तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये पूरा रीजन सही है ना. You take any point in this region जिसमें हाँ strictly above straight line, strictly below this. लेकिन ध्यान रखना इसको एक्सटेंड मत करना कि सर एक्सटेंड भी करा दिया हमने. एक्सटेंड नहीं होगा. समझ पा रहे हो, है ना? बात क्लियर है ना? Too easy. लाइफ इज टू इजी. नहीं, देखने का नजरिया चाहिए. हो गए ना सारे? ओके, चलो थोड़ा ढंग का प्रॉब्लम करते हैं. कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? 12. Represent in Argand plane
satisfying. Problem is same, okay? Represent in Argand plane. Represent in Argand plane. Z satisfying. पहला पार्ट सब लोग समझ गए कि सर इसमें डायरेक्टली तो विजुलाइज नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस आई वाई की मदद ले लो यार कि सर मेरे को थॉट नहीं आ रहा, तो चलो एक्स प्लस आई वाई से करते हैं। अब तुम तो जानते हो कि सर इससे तो मेरा थिंकिंग कुछ काम ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली ए प्लस आई बी में कन्वर्ट किया। नाउ व्हाट इज रियल पार्ट? व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 1/z? x अपॉन इज रियल पार्ट लेस देन हाफ। मानते हो सर ये तो बहुत लल्लू हो गया। मानते हो? सर्कल, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म दिख रही है 0 0 2 0। मतलब सेंटर इज 1,0, पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट। सही है? तो समटाइम्स इक्वेशन भी तुमसे कुछ करवाई जा सकती है, ऐसा थोड़ी कि सर देखते ही ओरली पता पड़ जाएगा एवरी टाइम, है ना? Locus is set of points lying outside the circle with center 1,0, radius 1. अगला कल का होमवर्क रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी कल एंड कर देना कि सर बहुत दिन हो गई प्रोबेबिलिटी, है ना? इसको एंड करेंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स का होमवर्क आ पाएगा। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस तो नहीं है। चलो थोड़ा सा कल कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो उस पर्पज से 31 तक किया है ना हमने, ओनली फॉर टुमारो। समय बचा करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, ठीक है? मानते हो ये क्वेश्चन तो बहुत लल्लू है कि सर ये तो डायग्राम से ही हो गया, 1 1,0 2,0। तो तुमको लगता नहीं कि सर पॉइंट शुड बी सच कि इट इज एट ए डिस्टेंस मोर कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम 1? इसका डिस्टेंस 2 से जो है वो मोर होना चाहिए कंपेयर टू 1। तो तुमको लगता नहीं सर एक एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है
बाइसेक्टर टू देम, नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक, ये दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इक्वल हो गया। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू। सही कहा मैंने? तो अब तुमको क्या लगता है ना? नहीं चिंता मत करो, मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स ही लेने कॉम्प्लेक्स के, है ना, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस भी ले पाऊं, तो इसलिए मैंने स्कोप निकाल लिया यहां पर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स के प्रॉब्लम ले पाऊंगा। तो तुमको लगता नहीं कि सर पॉइंट जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट में लीजिए, ये हो गया आंसर यहां पूरा कहीं भी। तो अगर पॉइंट में इस लाइन के लेफ्ट में कहीं भी ले लूं, है ना, बिल्कुल सही, तो एवरी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम हियर, डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मोर। आसान था ना क्वेश्चन? क्विकली 15th। अरे मेरे लिए 1 घंटे भी बहुत होते हैं मालूम है। वो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको कैसा भी सरकमस्टेंसेस दे दो उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक। अभी जैसे मेरा टारगेट एकदम क्लियर है कि तुमको हॉलीडेज के बिफोर कॉम्प्लेक्स एंड करके ही भेजूंगा, ठीक है ना, तो वो एनी हाउ अचीव होगा। अरे एक्स प्लस आई वाई से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 14th को डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर, इनइक्वालिटी, तो उससे कुछ आ जाएगा कि सर एक्स लेस देन 3/2 आंसर आ गया था। ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर। जल्दी करो भाई। हो गया? मेरे ख्याल से इसको फिर एक्स प्लस आई वाई से करना पड़ेगा, है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2ixy प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 इज प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, तो 2xy प्लस वाई इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट 0, और जो रियल पार्ट है इट शुड बी पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है भाई, रियल एंड पॉजिटिव। बस अब तुम समझ गए कि सर इसमें तो दो केस बनेंगे। इफ आई टेक y0, नाउ इफ आई टेक y0, तो साइमल्टेनियसली गॉट दिस, मानते हो दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल। तो क्या तुमको यहां से आंसर मिला कि सर ये तो पूरी एक्स एक्सिस आंसर हो गया? तो आंसर टू योर केस 1 इज एंटायर एक्स एक्सिस। कुछ लोग समझ गए भाई
कि सर एक लोकस तो इसका कंप्लीट एक्स एक्सिस, मतलब ऑल रियल नंबर्स. नाउ केस 2, इफ x इज माइनस हाफ, अगर मैं x को माइनस हाफ लेता हूं तो योर इनइक्वालिटी कम्स वाई स्क्वायर लेस देन 7/4. गलत बोल दिया ना? गलत बोल दिया. 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4 3/4. मानते हो? अब आंसर -√3/2 से +√3/2. ठीक है ऋतुराज? तो नाउ योर आंसर इज x इक्वल टू माइनस हाफ ए लाइन सेगमेंट, है ना? तो लोकस कमिंग टू बी ए लाइन सेगमेंट एंड ए कंप्लीट लाइन. आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर. -√3/2 से +√3/2, ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट ओपन, एंड दिस इज माइनस हाफ. पॉइंट क्लियर? 5 सेकेंड्स. अगले क्वेश्चन को अब तुम कल घर से करके लाओ, है ना? इस क्वेश्चन में ए जो है वो गिवन कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज नोन. तो इसको घर से करके लाओ, ठीक है? चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद.